हेलो एंड नमस्कार। आप सभी यंग तथा भावी जज साहब को मेरा सुरेंद्र वर्मा का वेरी गुड मॉर्निंग। आईपीसी के एक लेक्चर को हमने कल कंप्लीट किया था, जिस लेक्चर में हमने जाना था कि आईपीसी की जो सेक्शन हैं उन सेक्शन को हम कैसे याद करें, और उन सेक्शन को याद करने के लिए हमने जिस मेथड का यूज़ किया था वो हमारा तरीका था रेंज मेथड। तो आज का लेक्चर शुरू करूं उससे पहले क्या मैं आप सबसे ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि आपने उस रेंज को याद कर लिया होगा? नो सर, इस तरह का उत्तर मैं आपसे कतई नहीं मांगता, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा हुआ है या जिन स्टूडेंट के सामने खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट बनावटी नहीं है। उन स्टूडेंट ने जुडिशरी में जाने का एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान से जुटे हुए हैं, और ऐसे जी जान से जुटे हुए स्टूडेंट से मैं नो सर की उम्मीद कतई नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूं आपने उसको अच्छे से याद किया होगा और आपको एक एक चैप्टर की रेंज जो है बहुत अच्छे से याद होगी। यदि नहीं किया है तो आज याद कर लीजिएगा, आगे आने वाले हर एक लेक्चर के अंदर आपको रेंज की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ तक कि आज के लेक्चर के अंदर भी आप देखोगे कि रेंज आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आईपीसी के एक नए एस्पेक्ट को डील करने वाले हैं। आईपीसी जैसे आप सबको पता है क्रिमिनल कोड है, तो क्रिमिनल कोड की शुरुआत होती है क्राइम से। क्राइम नहीं होगा तो हमें ऐसा कोई कोड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो क्राइम को सजा देता हो, पनिश करता हो। तो यदि क्राइम है तो हमारा क्रिमिनल कोड है। तो क्रिमिनल कोड को शुरू करने से पहले हमें क्राइम के बारे में जानना जरूरी है, और क्राइम जो है वो होता है तो आप हमेशा अपने साथ एक प्रोसेस लेके आता है। बिना प्रोसेस के क्राइम कभी भी नहीं होता। ये अलग बात है कि जो क्राइम करने वाला होता है, क्रिमिनल होता है, उसको ये पता भी नहीं होता कि वो किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। लेकिन क्राइम हमेशा एक प्रोसेस के अंदर होता है, इंस्टेंट क्राइम कभी नहीं होता है। डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसेस होगा। उसी प्रोसेस का आज हम वर्णन करेंगे, कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस के तहत या किस स्टेज से गुजरता हुआ क्राइम लास्ट में आके ऑफेंस बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने कल का या परसों का या आज का भी यदि न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आज के न्यूज़पेपर में आपने एक न्यूज़ सुनी है कि जम्मू कश्मीर के किसी एक शहर के अंदर 4-5 हथियारबंद लोग एक स्कूल के अंदर जाते हैं। स्कूल के अंदर जितने टीचर थे उन सबको इकट्ठा करते हैं, उनमें से एक धर्म विशेष के टीचर को अलग करते हैं और दूसरे धर्म के जितने भी टीचर थे उन सभी को बाहर निकाल के गोलियों से भून डालते हैं। अर्थात एक क्राइम हुआ, एक ऑफेंस हुआ। तो आप इमेजिन कीजिएगा क्या हुआ होगा। हम उस क्राइम के पीछे की जो घटना है, प्रोसेस है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये एजुकेशन पर्पस से कर रहे हैं, हमारे समझने के उद्देश्य से कर रहे हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है भाई, अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। तो हम इमेजिन करते हैं कि क्या हुआ होगा। क्या जो 4-5 हथियारबंद लोग वहां पर गए थे स्कूल के अंदर ऑफेंस करने के लिए, क्या उन्होंने सुबह उठे होंगे, उन्होंने देखा होगा यार आज मौसम सुहावना है, बंदूक हमारे पास है, ये भरी हुई है, चलते हैं कहीं पर पटाखे बजा के आते हैं, और पटाखे बजा दिए होंगे? क्या ऐसा सोचा होगा उन्होंने? इस तरह से तो ऑफेंस नहीं हुआ होगा ना। उनके माइंड में कब आया होगा? पहले ऐसा हुआ होगा, शायद किसी एक व्यक्ति के मन के अंदर ये बात आई होगी कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए। उस एक व्यक्ति ने दूसरे को बताई होगी, दूसरे ने तीसरे को बताई होगी। इस तरह से 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया होगा, और उस ग्रुप ने उस वारदात को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई तैयारी की होगी, हथियार लिए होंगे और कुछ देखा होगा भी हमने कहाँ अब इस वारदात को अंजाम देना है, ये सब कुछ देखा होगा। और उसके बाद लास्ट में जाके उन्होंने क्या किया होगा भाई, जो ऑफेंस वो करना चाहते थे उस वारदात को अंजाम दिया होगा। तो उनके माइंड के अंदर बात आई यहां से लेके, और उन्होंने लास्ट के अंदर उस बात को अंजाम दे दिया, क्राइम को अंजाम दे दिया। वहां तक की जो घटना है ना, उस पूरी घटना को अलग अलग स्टेज के अंदर बांटा गया है, और इन्हीं स्टेज को कहा जाता है एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मतलब कि अपराध के तत्व। एक अपराध जो है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन सी स्टेज को फॉलो करते हुए एक एक्ट जो है लास्ट के अंदर अपराध बन जाता है। मैंने अभी आपको एक करंट की घटना बताई है,
मैं हमेशा जो भी लॉ आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर हमेशा करंट की घटना का ही जिक्र करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, करंट की बात को, जो बात हमने आज या कल के अंदर पढ़ी है, उसको बड़ी आसानी से कैच करता है। तो हमारे एग्जाम्पल पूरे लॉ के अंदर ऐसे ही रहेंगे, जो आज की घटना के होंगे, कल की घटना के होंगे, ज़्यादा पुराने एग्जाम्पल हम नहीं लेने वाले हैं। तो देखो, क्राइम का जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है मोटिव। जो पहला स्टेप क्राइम का है वो होता है मोटिव। मोटिव की यदि बात करें, यदि आप इसका डिक्शनरी के अंदर मतलब देखोगे तो डिक्शनरी के अंदर तो इसका मतलब आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन लीगल भाषा के अंदर मोटिव का मतलब होता है रीजन बिहाइंड द एक्ट। यदि हिंदी में एक अक्षर में लिखूं तो हमारे लिए इसका मतलब क्या होता है भाई? कारण होता है। तो सबसे पहले जो ऑफेंस होता है उसका पहली स्टेज होती है कि ऑफेंस करने का कोई ना कोई कारण हमारे पास होता है, कोई कारण क्रिएट होता है, कोई रीजन क्रिएट होता है, और वो रीजन आगे जाके इतना बड़ा हो जाता है कि ऑफेंस को अंजाम दे देता है। एग्जाम्पल ध्यान से समझा, एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मोटिव क्या होता है। सपोज करो मेरा कोई एक दोस्त है, उस दोस्त ने मुझे पिछले 4-5 साल से एक बात बताई है कि भाई मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से डील की हुई है और उसके पास मैं किस्त भर रहा हूं, और वो अपनी कमाई का लगभग 60 से 70% हिस्सा उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जमा कर रहा है हर महीने, इसलिए कि 4-5 महीने या 4-5 साल जब हो जाएंगे उस टाइम उसको एक फ्लैट उसके नाम दे दिया जाएगा, उसके नाम कर दिया जाएगा। और उस व्यक्ति का सपना है कि मैं अपना घर लूं, और उसने ये बात अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, सबको बता रखी है। एक दिन क्या होता है, जिस दिन उसकी लास्ट किस्त भरने वाली होती है, मान लो उसने 59 किस्त भर चुकी है, 60वीं किस्त है, 5वें साल की लास्ट किस्त है, वो भरने के लिए जब वो जाता है उसके चेहरे की खुशी होती है। वो अपने पूरे परिवार को कह के जाता है कि आज अपना आखिरी दिन है, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, आज मैं किस्त भरूंगा, फ्लैट अपने नाम हो जाएगा, चाबी मेरे हाथ में होगी, आज मैं शाम को घर आऊंगा तो फ्लैट की चाबी लेके आऊंगा, कल से हम अपने नए घर के अंदर ही शिफ्ट होने वाले हैं। पूरी खुशी के साथ वो बिल्डर के पास जाता है और बिल्डर को पैसे देने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डर के ऑफिस के अंदर जाता है उसको पता चलता है कि वो जो बिल्डर था या वो जो कंपनी थी वो तो फ्रॉड कर चुकी है, और फ्रॉड करके भागे हुए उसको 5, 7, 10 दिन हो चुके हैं। वो व्यक्ति जिस उम्मीद के साथ आया था, जिस खुशी के साथ आया था, उसकी वो उम्मीद, उसकी वो खुशी सारी की सारी एक पल के अंदर धराशायी होती है। वो व्यक्ति एक पल के अंदर डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, गहन विचार के अंदर चला जाता है कि भाई मैंने मेरी जिंदगी की 5 साल की पूरी जमा पूंजी थी वो इस बंदे को दे दी, ये बंदा भाग गया। दूसरा, उसके अंदर ये भी विचार चलते हैं कि मैं मेरे घर वालों को कह के आया था आज मैं मकान की चाबी लेके आऊंगा, हो सकता है कि वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हो सकता है मेरे लिए वो पूजा की थाली लेके घर पे खड़े हों कि चाबी आएगी, उसकी हम तिलक लगाएं, कि इस तरह की वो तैयारी कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने घर शिफ्ट करने की प्लानिंग कर ली हो, तो वो घर में पैकिंग वगैरह कर रहे हो। ये सब विचार उसके माइंड के अंदर आते हैं। वो कहता है, उसके माइंड में आता है कि मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसको जाना घर होता है, वो घर का रास्ता नहीं लेता, वो अलग रास्ता लेता है और एक ऐसी जगह पे जाके, एकांत जगह पे जाके भाई वो सुसाइड कर लेता है। मुझे पता चलता है मेरे दोस्त ने सुसाइड कर ली। जब मैं उसके घर जाता हूं तो मुझे उसका कारण पता चला कि मेरे दोस्त ने उस जो बिल्डर था या वो जो डीलर था, उस डीलर की वजह से उसने क्या किया भाई, सुसाइड की है। मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो मेरे मन के अंदर अचानक एक ख्याल आता है कि उस डीलर से बदला लेना चाहिए, उस डीलर को सबक सिखाना चाहिए। मेरे मन को एक डायरेक्शन मिला, मेरे मन के अंदर एक विचार आया, क्या, उस डीलर को सबक सिखाना चाहिए। ये विचार क्यों आया? क्योंकि उसकी वजह से मेरे फ्रेंड ने क्या कर ली, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो मेरे मन के अंदर जो विचार आया ना, जो एक कारण क्रिएट हुआ, जो उसको सबक सिखाने का रीजन क्रिएट हुआ, वो रीजन ही हमारे लिए क्या है भाई, मोटिव है। मोटिव अपने आप में बहुत ही जनरल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल होता है। क्योंकि मेरे मन के अंदर क्या आया है, मेरे मन के अंदर केवल ये बात आई है कि मुझे उस व्यक्ति को सबक सिखाना है। कैसे सबक सिखाना है, कहां पर सिखाना है, क्या करके सिखाना है, ये बात अभी तक मेरे मन के अंदर नहीं है। केवल मेरे मन के अंदर एक रीजन आ चुका है, एक कारण आ चुका है उस व्यक्ति को सबक सिखाने का, किसी एक्ट को करने का कारण मेरे माइंड के अंदर है, उसको मैं क्या कहूंगा, मोटिव कहूंगा। बहुत स्पेसिफिक है, ये केवल मात्र एक मेरे मन का विचार है। क्या कोई भी कोर्ट केवल मोटिव के आधार पे हमें सजा दे सकता है क्या? ध्यान से देखिए, ये तो केवल एक कारण है ना जो मेरे माइंड के अंदर आया है, एक विचार है जो मेरे माइंड के अंदर आया है। क्या अब तक कोई ऐसी मशीन या ऐसा कोई यंत्र बन चुका है जो मेरे माइंड के अंदर आए हुए विचारों को पढ़ सके?
नहीं है ना। जब तक मेरा विचार मैं दूसरे बंदे को नहीं बताऊंगा या किसी और व्यक्ति को नहीं बताऊंगा या उस विचार के ऊपर एक्ट नहीं करूंगा, तब तक लोगों को क्या पता चलेगा कि इसके मन के अंदर क्या विचार है। भाई मन हमारा विचार सुनने तो कभी होता ही नहीं है, हजारों विचार हमारे माइंड के अंदर घूमते रहते हैं। तो केवल विचार के आधार पर, केवल मोटिव के आधार पर दुनिया का कोई भी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो मेयर मोटिव जो है, केवल और केवल मोटिव जो है, किसी भी सूरत के अंदर पनिशेबल नहीं है, नॉट पनिशेबल। दुनिया का कोई भी कोर्ट केवल मोटिव के आधार पर आपको सजा नहीं सुना सकता है। अब क्या होता है, मोटिव जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग रूप लेता है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जो ये जनरल मोटिव था ये धीरे धीरे जाके स्पेसिफिक होता जाता है, धीरे धीरे जाके स्पेसिफिक होता जाता है। जैसे ही मोटिव आपका स्पेसिफिक हुआ, जैसे ही आपका जनरल मोटिव क्या हुआ भाई, स्पेसिफिक हुआ, मोटिव नहीं रहता, अब वो दूसरे स्टेज पे आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंशन। हिंदी में बोलूं तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, लीगल लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब है आशय। इंटेंशन क्या चीज है, ध्यान से देखो। मुझे कुछ दिनों के बाद, उसी एग्जाम्पल को मैं आगे ले जा रहा हूं, मुझे कुछ दिनों के बाद यह पता चलता है कि उस बिल्डर ने किसी दूसरे शहर के अंदर जाके अपना ऑफिस खोल लिया है और वहां पर उसने वही धंधा शुरू कर लिया है। मेरे पास मोटिव तो था ही कि उस व्यक्ति को सबक सिखाना है। जैसे ही मेरे पास ये खबर मिलती है कि उसने दूसरे शहर के अंदर ही बिजनेस शुरू कर लिया, तो मेरा जो मोटिव था ना वो और स्ट्रांग हो गया कि मैंने अब उस व्यक्ति को सबक सिखा के ही रहना है। एक व्यक्ति उसकी वजह से सुसाइड कर चुका है और व्यक्ति उसकी वजह से सुसाइड नहीं करे, और उसने मेरे दोस्त को मारा है, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा। मैंने क्या करना शुरू किया, एक प्लान बनाना शुरू किया उस व्यक्ति से रिवेंज लेने का, बदला लेने का। मैंने 2, 3, 4 व्यक्तियों को इकट्ठा किया अपने साथ, एक रामपुरिया चाकू खरीदा और चला गया उसके ऑफिस के अंदर। उसके ऑफिस के अंदर जाके मैं उससे बातें कर रहा हूँ, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बातें कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे बातें कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूँ, मेरे माइंड के अंदर मेरे दोस्त की इमेज बनती जा रही है। जैसे मैं उस व्यक्ति को देखता हूं, मेरे माइंड के अंदर मेरे दोस्त की इमेज बनती है, उसका हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आता है, वो कितना खुश था ये मेरे सामने आता है कि जिस दिन वो लास्ट किस्त देने जा रहा था, मुझसे मिला था, कितना खुश था। उसके बाद मेरे माइंड के अंदर ये उसके सुसाइड करने के बाद उसकी फैमिली कितनी दुखी थी, वो चेहरा मेरे पास आता है। और ये जो घटनाएं हैं ना, पीछे की घटनाएं जो है, ये मेरे माइंड के अंदर घूमती है, इस कदर घूमती है कि मुझे प्रेरित करती है कि तू इसको मार दे, ये भी मार दे, ये भी मार दे। और जैसे ही वो घटनाएं मेरी माइंड के ऊपर हावी हो जाती है, मैं एकदम से खड़ा होता हूं, ताबड़तोड़ उसके ऊपर प्रहार करता हूं और उस व्यक्ति को खल्लास कर देता हूं, बिल्डर को मार देता हूं। भाई मैं किसी व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर रहा हूं, दुष्प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा करें, हम केवल पढ़ने के पर्पज से एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ध्यान से देखना, उस व्यक्ति को चाकू मारते टाइम मेरे मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा था, जो बात मुझे वो अपराध करने के लिए प्रेरित कर रही थी, वही क्या है, मेरी इंटेंशन है। जो बात मुझे ऑफेंस करने के लिए प्रेरित करती जा रही थी, वो चीज मेरी क्या है भाई, इंटेंशन है। इंटेंशन का जन्म किससे हुआ, इंटेंशन का जन्म मोटिव से हुआ। यदि मोटिव नहीं होता तो क्या हमारे पास इंटेंशन आता, इंटेंशन किसी भी सूरत के अंदर नहीं आता। तो जो बात हमें क्राइम करने के लिए प्रेरित करे, उकसाए, उस बात को हम क्या कहेंगे, इंटेंशन कहेंगे। इंटेंशन हमारा क्या है भाई, स्पेसिफिक है। अब क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होता है कि क्या हमें केवल इंटेंशन के दम पे सजा मिल सकती है या नहीं। ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या केवल इंटेंशन के बिहाफ पर आपको सजा मिल सकती है या नहीं मिल सकती। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने यस में आंसर दिया होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नो में आंसर दिया होगा। ऐसा जो क्वेश्चन है ना, क्या इंटेंशन के आधार पे सजा मिल सकती है, ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल सकता है और इंटरव्यू के अंदर भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एग्जाम के अंदर आए चाहे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए, तो जो एग्जामिनर है वो कभी भी आपसे यस या नो के अंदर आंसर नहीं चाहता है। वो चाहता है इसके पीछे का रीजन। यदि आप यस दो तो उसके पीछे आप क्या लॉजिक दे रहे हो, यदि आप नो आंसर दो तो उसके पीछे आपका लॉजिक क्या है। तो यहाँ यदि मैं बात करता हूं कि क्या मेयर इंटेंशन, केवल और केवल इंटेंशन के आधार पे आपको सजा मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो इसका आंसर कुछ लोग यस दे रहे हैं, कुछ लोग क्या दे रहे हैं भाई, नो दे रहे हैं। लेकिन हम स्पेसिफिक आंसर पे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर यस होगा या नो होगा। तो एक बार मैं
इंटेंशन के आधार पर सजा मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उस पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या केवल और केवल आशय जो है वो हमें पनिशेबल करवा सकता है या नहीं। देखिए, हमारा जो वे ऑफ टीचिंग होगा ना, वो ये होगा कि जिस एक हमने सेंटेंस को या जिस एक वर्ड को पकड़ लिया ना, उस वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, चीड़ फाड़ कर देंगे उस वर्ड की वहीं पर, कि बाद में हमें इस वर्ड को दोबारा इसके बारे में सोचना ही ना पड़े। तो इंटेंशन के बारे में जो कुछ बन सकता है वो हम यहीं जान लेंगे। तो इंटेंशन जो है, ध्यान से देखना, इंटेंशन भी आपके मन की एक अवस्था है, आपके मन का एक विचार है। तो क्या, जैसे मैंने मोटिव के अंदर आपको बताया कि आपके मन के विचार की वजह से आपको पनिश नहीं किया जा सकता, तो सेम इसी प्रकार से हम कहेंगे केवल यदि वो विचार आपके मन के अंदर रहा तो आपको पनिश नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आपने वो विचार अपने के अलावा किसी दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति को यदि शेयर कर दिया तो इंटेंशन आपके लिए क्या हो जाएगी भाई, पनिशेबल हो जाएगी। तो इंटेंशन जो है उसके आधार पे सजा मिल भी सकती है और सजा नहीं भी मिल सकती। इंटेंशन के चार्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। क्या डिवाइड करता हूं? पहला हमारे पास है इंटेंशन यदि रहती है सिंगल पर्सन तक, और दूसरा हमारे पास है यदि इंटेंशन जो हो जाती है सिंगल पर्सन तक नहीं रहती है, इंटेंशन चली जाती है मोर देन वन पर्सन के पास। यदि इंटेंशन केवल आप तक रही तो सेम मोटिव वाली बात भाई, नो ऑफेंस, ये कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है। और यदि ये किसी तरह का ऑफेंस नहीं बनता है तो किसी भी तरह की सजा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नो ऑफेंस और नो पनिशमेंट। लेकिन यदि आपने अपनी इंटेंशन को शेयर कर दिया किसी सेकंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ, किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपने अपनी इंटेंशन साझा कर दी, तो आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, खतरे की घंटी हो जाएगी। उस आधार पर आपको सजा मिल सकती है। यदि पूरी आईपीसी के अंदर हम देखें तो इंटेंशन को शेयर करने को, या मैं एक हिसाब से कह दूं ग्रुप ऑफेंस, यदि आपने शेयर कर दी है तो ग्रुप के अंदर बात चली गई है ना, उस ग्रुप को या ग्रुप ऑफेंस को मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? या तो इंटेंशन आपने शेयर की है दो या ज्यादा लोगों के साथ, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ, या ये भी हो सकता है आपने इंटेंशन जो है वो अपने शेयर की है 5 और मोर पर्सन के साथ। यदि दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ आपने इंटेंशन शेयर की है तो अलग हिसाब के हमारे पास क्राइम बनते हैं। यदि 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ यदि आपने इंटेंशन शेयर कर दी तो कुछ अलग हिसाब के आपके पास क्या बनते हैं भाई, क्राइम बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि 2 लोगों के साथ इंटेंशन शेयर कर दी, तो ऐसे कौन कौन से क्राइम हमारे आईपीसी के अंदर हैं, और ऐसे कौन कौन से क्राइम है जो कहते हैं आपने इंटेंशन शेयर कर दी है 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ। पहला एग्जाम्पल बताता हूं मैं, आपने सुना होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। हिंदी में यदि लिखूं तो आपराधिक षड्यंत्र। इस अपराध का नाम आपने सुना होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आपराधिक षड्यंत्र। आईपीसी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 120A के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, और 120B के अंदर इसकी क्या दी गई है भाई, पनिशमेंट दी गई है। आपराधिक षड्यंत्र की यदि हम परिभाषा देखेंगे, एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो साथ के साथ बेयर एक्ट खोल लीजिएगा, और यदि आपके पास बेयर एक्ट नहीं है आईपीसी का, कोई किताब नहीं, केवल बेयर एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, यदि बेयर एक्ट आपके पास नहीं है तो या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है। यदि पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हो और आपके पास नियर में कोई मार्केट है तो वहां पे आप जाइएगा, बेयर एक्ट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यदि हमने आईपीसी को या किसी भी लॉ के फील्ड, किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो हमारे पास बेयर एक्ट का होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो जो कुछ भी मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको हम साथ साथ आईपीसी के अंदर भी क्रॉस चेक करेंगे क्या ऐसा है या नहीं है। मैं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं करवा रहा, ये भी तो जरूरी है ना कि क्या मैं ऐसे ही अपने मन से बोलता जा रहा हूं। क्रॉस चेक करना भी आपका दायित्व है, और हम क्रॉस चेक करेंगे और एक एक शब्द को, एक एक बात को हम क्लियर करेंगे। इसलिए यदि आपके पास आईपीसी है तो आप खोल के रखिएगा, यदि नहीं है तो कल की क्लास से पहले आप आईपीसी ले लीजिएगा, क्योंकि कल से हम प्रॉपर आईपीसी को शुरू करने वाले हैं।
अभी जो हम कर रहे हैं आईपीसी के अंदर जो जो वो आने वाले हैं ना, एस्पेक्ट्स आने वाले हैं, जो जो बातें आने वाली है, उनका हम ओवरव्यू ले रहे हैं। क्या क्या आईपीसी के अंदर हो सकता है। ऐसा ऑफेंस भी हो सकता है जो दो लोगों के द्वारा किया जाए, ऐसा ऑफेंस भी हो सकता है जो 5 या 5 से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाए। तो यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की यदि हम बात करता हूं, आपराधिक षड्यंत्र की हम बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था, रेंज के अंदर बताया था, कौन सा चैप्टर है भाई, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5A, बाद में जोड़ा गया चैप्टर है चैप्टर नंबर 5A, आपराधिक षड्यंत्र, यही इसका नाम था। इसकी डेफिनेशन यदि हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति। डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, या तो कोई अवैध काम करते हैं, इलीगल टास्क करते हैं, या कोई वैध काम करते हैं। किस तरीके से, इलीगल तरीके से करते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या तो क्या करे, कोई अवैध काम करे, या काम जो कर रहे हैं वो तो उनका वैध है, वैध काम को कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, वो अवैध तरीके से, इलीगल वे में। उनका जो मैनर है, उनका जो वे है करने का, वो क्या है, उनका अवैध है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, लिंकिंग कैसे होती है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को जोड़ा कैसे जाता है। और एक हमारे पास चैप्टर आता है डेफिनेशन का चैप्टर। तो डेफिनेशन हमें कहाँ पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, हमें यहाँ से बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का बताया, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कोई अवैध काम करे, इलीगल काम करे, तो मेरे पास एक वर्ड आया अवैध, इलीगल। तो मेरे माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी कि यार ये इलीगल क्या चीज होता है। तो यदि मैंने इलीगल को समझना है कि अवैध क्या होता है, इलीगल क्या होता है, तो मुझे आईपीसी के डेफिनेशन वाला जो सेक्शन है ना, चैप्टर नंबर 2 तो हमारा पास था, जो जनरल प्रोविजन का सेक्शन था, उसके अंदर मेरे पास एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 43, जो इलीगल को डिफाइन करता है। और जब आप घर जाके पढ़ोगे, एक बार आप पढ़ना, जब भी मेरा लेक्चर खत्म हो जाए तो जिन जिन मैं यहाँ पर आर्टिकल के नाम लिख रहा हूँ, एक बार आप पढ़ना जरूर, उनको देखना कि जो मैंने बताया था वैसा है क्या, क्रॉस चेकिंग जरूर करना आप। जब आप 43 को पढ़ोगे तो 43 के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा कोई काम जो अपराध हो, नंबर 1 क्या हो, जो अपराध हो। नंबर 2 उसके अंदर लिखा है, ऐसा कोई काम जिसे किसी कानून के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा रोका गया हो, प्रोहिबिटेड किया गया हो, या ऐसा कोई काम जो सिविल सूट का कॉज बनता हो। भाई सिविल सूट का कॉज होता है ना, तो ये तीनों चीजें हैं, तो उस काम को हम क्या कहेंगे, अवैध कहेंगे। ऐसा कोई काम जो अपराध हो, ऐसा कोई काम जिसे रोका गया हो कुछ करने से, या ऐसा कोई काम जो सिविल सूट का कारण बन सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इलीगल काम कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, ऐसा कोई इलीगल काम, ऐसा कोई काम जो इलीगल काम किया जा रहा है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के द्वारा, या कोई काम लीगल है वो किया जा रहा है, लेकिन किस वे में किया जा रहा है, भाई इलीगल वे के अंदर किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। हम बात कर रहे थे 2 या 2 से ज्यादा लोगों की। इस एक्ट की डेफिनेशन में आप देखोगे स्पेशल लिखा हुआ है 2 या 2 से ज्यादा लोग। दूसरा जो हमारे पास ऑफेंस है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बारे में, वो है दंगा। दंगा आपने सुना होगा, दंगा अपने लीगल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एफ्रे, AFFRAY। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर के अंदर हमारे पास दंगे के बारे में प्रावधान आते हैं, है ना। लेकिन जो न्यूज़पेपर में दंगा दिया होता है वो दंगा नहीं होता। जो न्यूज़पेपर वाला दंगा होता है ना, वो होता है रोइट, उसको हम बोलते हैं बलवा। हमारी आईपीसी जो है, हमारी कानूनी भाषा के अंदर उसको बलवा बोला जाता है। बलवा क्या होता है, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, ये सब करना, ये बलवे के अंदर आता है। लेकिन दंगे के अंदर ये सब नहीं आता। दंगा जो हमारा है ये आईपीसी के अंदर 159-160 के आसपास ये डिफाइन किया गया है। तो दंगा जो है, दंगा हमारी आईपीसी के अकॉर्डिंग है 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति यदि किसी पब्लिक प्लेस पर, ध्यान से देखना, डेफिनेशन पढ़ना आप घर जाके, यदि आईपीसी है तो अभी साथ साथ चेक करो। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, पहली बात तो है 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी बात है किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। कहां पर भाई, किसी पब्लिक प्लेस पर कोई फाइट करते हैं, और उनकी इस फाइट से पब्लिक पीस जो है, लोक प्रशांति जो है ब्रीच होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दंगा। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर झगड़ा करे, लड़ाई करे, और उनकी लड़ाई से, उनके झगड़े से लोक प्रशांति जो है वो यदि भंग हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, दंगा कहेंगे, एफ्रे कहेंगे। इसमें भी हमने क्या देखा, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति। आईपीसी के अंदर सेक्शन 159 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है, और 160 के अंदर इसकी क्या है, पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है।
तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए ऑफेंस जो है उनके मैंने दो एग्जांपल आपको दिए। पहला एग्जांपल दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का एग्जांपल दिया, और दूसरा एग्जांपल मैंने किसका दिया भाई, एफरे का एग्जांपल दिया। आपकी ये ड्यूटी है कि आप एक बार घर जाके जो जो सेक्शन मैं यहां लिख रहा हूं उन सेक्शन के बारे में एक बार आप पढ़ना जरूर। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरे पोर्शन में आता हूं मैं, ऐसा ऑफेंस जो 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों से होता है, या ऐसी इंटेंशन जो आपने 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दी है। यदि मैं पूरी आईपीसी की बात करता हूं ना, पूरी आईपीसी, आप पूरी आईपीसी खंगाल के देख लेना, केवल 3 जगह ऐसी है, केवल और केवल 3 ऑफेंस हमारे पास ऐसे हैं, 3 ही जगह ऐसी है जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों की बात होती है। केवल और केवल 3 जगह ऐसी है जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों की बात आ रही है। पहली कौन सी है? पहली है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली बोले तो विधि विरुद्ध जमाव। कौन सी? आप जब आईपीसी के अंदर पढ़ोगे तो सेक्शन 141, ये 141 से लेके 145 तक जाते हैं भाई। सेक्शन 141 के अंदर स्पेशल लिखा गया है कि अनलॉफुल असेंबली, यदि कोई विधि विरुद्ध जवाब है, कोई भीड़ है इकट्ठी हो गई है, और यदि वो 5 ऑब्जेक्ट उसके बताए गए हैं, वो 5 रीजन कौन कौन से वो अपने पढ़ेंगे जब इसको कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, लेकिन 5 ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। यदि उन 5 ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उनको फिल करने के लिए यदि कोई भीड़ इकट्ठी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। और उसमें भी क्या लिखा हुआ है? 5 या 5 से ज्यादा लोग यदि इन 5 कारणों की वजह से इकट्ठे हुए हैं तो वहां पर हमारे पास 115 उनके बारे में जो प्रावधान है वो कहां पे किए गए हैं? 141 से लेकर 145 के बीच में किए गए हैं। दूसरा जो है वो भी हमारे पास अनलॉफुल असेंबली है। एक असेंबली अनलॉफुल है जो ये 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है 141 के अंदर बताए गए हैं, उन 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वाली अनलॉफुल असेंबली है। और दूसरी ऐसी अनलॉफुल असेंबली है जिससे क्या है? ब्रीच ऑफ पीस होता हो या शांति भंग होती हो। ऐसी अनलॉफुल असेंबली है, ऐसी भीड़ जिससे क्या होता हो? ब्रीच ऑफ पीस होता हो, शांति भंग होती हो। सेक्शन नंबर हमारे पास क्या है? 151 है। और तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है डकैती, डेकोटी। आपको पता है सेक्शन 391 डकैती 391 के अंदर डिफाइन किया गया है, और 395 के अंदर इसके बारे में जो बेसिक पनिशमेंट है उसका जिक्र किया गया है। डकैती, डकैती क्या होती है भाई? डकैती की आप डेफिनेशन जाके पढ़ोगे। चलो इमेज करते हैं, इमेजिन करते हैं। आपने सुना तो होगा, डाकू के बारे में सुना होगा। जैसे ही मैं डाकू का नाम लिया तो आपके माइंड के अंदर सबसे पहले किसकी इमेज आई? आपके माइंड के अंदर इमेज आई होगी गब्बर सिंह, शोले। सब जानते हैं ना, कितने आदमी थे, सब जानते हैं हर कोई। या आपके माइंड के अंदर इमेज आई होगी पान सिंह तोमर, लेटेस्ट मूवी है पान सिंह तोमर। तो पान सिंह तोमर का चाहे गैंग था, या फुलन देवी का जो गैंग था, या गब्बर सिंह का जो गैंग था, उसकी क्या खासियत थी? उसकी खासियत थी वो जब भी जाते थे तो एक ग्रुप के अंदर जाते थे। क्या आपने कभी गब्बर सिंह को अकेले जाते हुए देखा? कभी नहीं देखा। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, ये गैंग जाया करती थी। ऐसे ही पान सिंह तोमर का आपने देखा होगा, जब भी वो जाया करते थे डाका डालने के लिए तो एक गैंग के रूप में जाया करते थे, और जाके क्या करते थे भाई? लूट करते थे, रोबरी करते थे। तो डकैती क्या है? केवल रोबरी ही है, रोबरी से अलग कुछ नहीं है। लेकिन यदि 5 या 5 से ज्यादा लोग, क्या है डकैती की डेफिनेशन 391 में आप देखोगे, 5 या 5 से ज्यादा लोग यदि रोबरी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? डकैती कहते हैं। केवल ये 3 ऐसी जगह हमारे पास है, सेक्शन 141, सेक्शन 151 और सेक्शन 391। इन तीनों में ही पूरी आईपीसी को आप कंगाल लेना, इन तीनों में ही 5 या 5 से ज्यादा लोगों की बात की गई है। अदरवाइज कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों की बात की गई हो। जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात है, इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन और है। वो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 34, जिसको हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। और यदि 5 या 5 लोगों की जहां बात है वहां पर हमारे पास आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव, सेक्शन 149। कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन इंटेंशन तथा कॉमन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको हम आगे आने वाले क्लास के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर करेंगे। आम क्वेश्चन है और बहुत बार मेंस और प्री के अंदर, मेंस के एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये डिटेल में हम क्वेश्चन करेंगे। आज यदि हम करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उतना डिटेल में हम कर नहीं पाएंगे, या यदि हम कर भी पाए तो जो हम
एलिमेंट कर रहे हैं क्राइम के, उन एलिमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्टिव को पेंडिंग कर रहा हूं। कल की क्लास के अंदर या आगे आने वाले क्लास के अंदर हम इनमें डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज तक मैंने अभी आपको क्या बताया है, मैंने अभी तक आपको बताया इंटेंशन यदि सिंगल पर्सन की बात है तो कोई ऑफेंस नहीं है। इंटेंशन आपने शेयर कर दी है तो दो पार्ट होगा, पहला आपने शेयर की है 2 लोगों के साथ, दूसरा आपने शेयर किया है भाई, पहला आपने किया है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ, दूसरी आपने शेयर की है 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ। लिखा नहीं भाई मैंने, 5 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ। तो 2 लोगों के साथ शेयर की है, 2 हमने ऑफेंस देखे। 5 लोगों के साथ की है, हमने कितने ऑफेंस देखे भाई? 3 ऑफेंस देखे, यही ऑफेंस है। अब आप कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं या आपके माइंड के अंदर आ गया होगा, सर ये तो खिचड़ी पक रही है जी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारा मिक्सअप हो रहा है जी। हमें तो आदत है सर सेक्शन नंबर 1 पढ़ाओ, 2 पढ़ाओ, 3 पढ़ाओ, 5 पढ़ाओ। ध्यान से देखना, कुछ भी मिक्सअप नहीं हो रहा है, ये सब कुछ आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी है। आपने एलएलबी की है ना, आईपीसी को पढ़ा हुआ है ना आपने एक बार तो, अब तो हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब कुछ आपके माइंड के अंदर पहले से है। अब जो हो रहा है ना वो केवल ये हो रहा है कि जो एक जैसे प्रावधान हैं, सिमिलर प्रावधान जो है ना, सिमिलर ऑब्जेक्टिव जो हैं, उन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह पे रख रहे हैं, ताकि हमारी तैयारी जो है वो क्या हो सके, मजबूत हो सके। और क्वेश्चन यदि इस प्रकार से आ जाता है कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है जहां पर कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है, ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है जहां पर कॉमन इंटेंशन की बात की जाती है, या इंटेंशन हमारे लिए कंपनीसेबल हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चनों का हम बहुत आसानी से जवाब दे सके और ये हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, हमारे लिए लाभकारी होगा। ध्यान से देखना, आपके लिए एक टास्क होगा, जितना मैंने करवाया है ये मैंने करवाया है, इससे आगे जो काम करना है वो आपका टास्क होगा। क्या करना है आपने, जो जो सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं 120A 120B, उसके बाद में लिखा 159 160, उसके बाद मैंने लिखा है 141 से लेकर 145 151 और 391। जैसे ही ये सेशन खत्म होता है आप ये काम करना, घर जाते ही आप इन सेक्शन को एक बार रीड आउट जरूर करना, चाहे आपको ये समझ आए चाहे आपको ये समझ नहीं आए, लेकिन आपको इतना जरूर समझ आएगा कि इनमें 5 लोगों की जरूरत है, इनमें कितने लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है। और जब हम आईपीसी के इन सेक्शन को डील कर रहे होंगे तब आपको ये सेक्शन इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आप कहोगे सर वाह सर मजा आ गया। तो ये तो बात मैंने किसकी की भाई, इंटेंशन की। यदि आपने ये ग्राफ उतार लिया है मेरे साथ साथ, यदि आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हट चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद अपने डील करते हैं आगे आने वाले एस्पेक्ट के ऊपर। तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं और हम आगे जो पॉइंट है उस पर डील करते हैं। अब तक हम 2 बातों पर डील कर चुके हैं, पहली बात मोटिव और दूसरी बात क्या है भाई, इंटेंशन। जब इंटेंशन, ध्यान से देखना, इंटेंशन तो आपकी कुछ अच्छा काम करने की भी हो सकती है और इंटेंशन जो है वो आपकी बुरा काम करने की भी हो सकती है ना। इंटेंशन जो है ऐसी कोई बात जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करे, वो आपकी इंटेंशन है। तो इंटेंशन आपकी अच्छा काम करने की भी हो सकती है, इंटेंशन आपकी बुरा काम करने की भी हो सकती है। लेकिन यदि ऐसी कोई इंटेंशन है, यदि ऐसी कोई इंटेंशन है जो आपको क्राइम करने के लिए प्रेरित करे, ध्यान से देखना, ऐसी इंटेंशन जो आपको क्राइम करने के लिए प्रेरित करे, वो इंटेंशन आपकी क्या कहलाती है भाई, वो इंटेंशन कहलाती है मेंस रिया। क्या कहलाती है, मेंस रिया। ऐसी इंटेंशन जो क्राइम करने के लिए प्रेरित करे, या ऐसी इंटेंशन जिससे कोई अपराध कारित होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मेंस रिया। और यदि हिंदी के अंदर कहूं तो उसको बोला जाता है दुरास्य। सर ये शब्द हमने बहुत सुना होगा, बहुत फेमिलियर है, हम जो हमारा बचपन है, हमारा बचपन मतलब एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर, तब से हम सुनते आ रहे हैं सर मेंस रिया मेंस रिया मेंस रिया। तो दुरास्य या मेंस रिया क्या चीज है, मेंस रिया है ऐसी इंटेंशन जो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या कहलाती है भाई, मेंस रिया कहलाती है। तो वही बात, क्या मेंसरिया, मेर मेंसरिया जो है हमारे लिए प्रिंसिपल है, जैसे इंटेंशन है वही मेंसरिया है। तो जहां जहां पर इंटेंशन गलत काम को करने वाली है वहां वहां पर हम इंटेंशन की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, मेंसरिया लिख सकते हैं।
जनरल यदि मैं बात करता हूं तो किसी भी ऑफेंस के लिए, जनरल बात कर रहा हूं भाई मैं, किसी भी ऑफेंस के लिए यदि वो ऑफेंस हो रहा है, यदि उस ऑफेंस किया जाना है तो उसके लिए मेंसरिया जरूरी है। जनरल बात के अंदर ये कहते हैं कि यदि मेंसरिया नहीं है, यदि मेंसरिया नहीं है तो ऑफेंस भी नहीं है, जनरली ये कहा जाता है। लेकिन इस बात की कुछ एक अपवाद भी है। ये बात मैंने कहा जनरल ये बात कही जाती है कि मेंसरिया होना जरूरी है, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है कि भाई मेंसरिया होनी चाहिए। कुछ एक एग्जाम्पल या कुछ एक हम अपराध ऐसे भी देखेंगे जिनके अंदर मेंसरिया नहीं है तो भी वो हमारे पास क्या बनते हैं भाई, ऑफेंस बनते हैं। दूसरी बात, मेंसरिया क्या चीज है या मेंसरिया कब की मायने रखती है। मैंने जैसे अभी आपको बताया इंटेंशन क्या चीज है, इंटेंशन हमारे पास मायने रखती है उस ऑफेंस के होते टाइम की इंटेंशन। तो मेंसरिया जो है, मेंसरिया हमारे पास मायने रखती है जब हम क्राइम कर रहे थे, जब हम ऑफेंस कर रहे थे उस टाइम की जो मेंसरिया है वो हमारे लिए कंसीडरेबल होती है। ऑफेंस करने से पहले की मेंसरिया या ऑफेंस करने के बाद की मेंसरिया वो हमारे लिए कंसीडरेबल नहीं होती। जिस टाइम हम ऑफेंस कर रहे थे ना, उस टाइम हमारा ऑफेंस करने का क्या, उस टाइम हमारे पास मेंसरिया थी या नहीं थी। जिस टाइम हम किसी को मार रहे थे या कोई अपराधी किसी को मार रहा था उस टाइम उसकी मेंसरिया थी उसको मारने की या नहीं थी, वही मेंसरिया क्या होती है भाई, कंसीडरेबल होती है। हालांकि जब हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, वो कुछ और बात कहता है। वो क्या बात कहता है, वो कहता है मेंसरिया से पहले के कॉजेज या ऑफेंस के पहले से कॉज और ऑफेंस के बाद के इफेक्ट जो होते हैं वो भी सुसंगत होते हैं, रिलेवेंस होते हैं, देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंसरिया। मेंसरिया कब की काम आती है हमारे पास, केवल और केवल तब की जब क्या हो रहा था भाई, ऑफेंस हो रहा था। तो हम बात कर रहे थे भी क्या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर मेंसरिया नहीं है तभी वो ऑफेंस है। तो हाँ, हमारी आईपीसी के अंदर ऐसे ऑफेंस भी दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं कि यदि आपके पास मेंसरिया नहीं है फिर भी आप क्या माने जाओगे भाई, अपराधी माने जाओगे। तो अब हम उन ऑफेंस के बारे में डील करेंगे जो ऑफेंस विदाउट मेंसरिया किए जाते हैं। अभी तक हमने दो जो बातें की थी, मोटिव और दूसरा क्या किया था भाई, इंटेंशन। इन दोनों को मैं एक बॉक्स के अंदर डाल दूं और इसको क्या लिख दूं भाई, मेंसरिया, क्योंकि ये ओवरऑल तो क्या है भाई, मेंसरिया ही है। तो हमारे पास पनिशमेंट की जो क्राइम है, क्राइम की पहली स्टेज जो है वो क्या बनती है, मेंसरिया बनती है। मैं देख रहा हूं कि मेंसरिया के अपवाद भी, जनरल हमारे पास रूल क्या है, जनरल रूल हमारे पास क्या है, कोई भी ऑफेंस है उसके अंदर क्या है, मेंसरिया होनी ही चाहिए। यदि मेंसरिया नहीं है, नो मेंसरिया, तो नो ऑफेंस। ये हमारे पास क्या है, जनरल रूल है। लेकिन अब हम इस जनरल रूल के क्या देख रहे हैं, अपवाद देख रहे हैं कि इसके भी अपवाद हो सकते हैं क्या कुछ। तो मेंसरिया के अपवाद हमारे पास दो तरह से दिए गए हैं। मैं इसको दो पार्ट में बांट सकता हूं। हमारे पास दो इस तरह से अपवाद दिए गए हैं। कौन कौन से अपवाद हैं, पहले तो वो अपवाद है कि जहां पर मेंसरिया मायने ही नहीं रखते कि है या नहीं है। एक होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का सिद्धांत जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं। कठोर दायित्व के सिद्धांत के तहत यदि आपने कोई काम किया है तो उस काम के लिए आप सीधे पनिशेबल हो जाते हो। तो मैंने पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत, लायबिलिटी। या मैं ये कह दूं कि ये जो पार्ट है ये ऐसा पार्ट है जहां पर जो मेंसरिया है हमारे पास है वो मायने ही नहीं रखती या इररिलेवेंट होती है। और दूसरा पार्ट ऐसा है जहां पर मेंसरिया नहीं है लेकिन मेंसरिया की जगह कोई दूसरी चीज आ चुकी है, मेंसरिया का कोई विकल्प आ चुका है या मेंसरिया का अल्टरनेट आ चुका है। मतलब कि ऐसे ऑफेंस होंगे जहां पर मेंसरिया नहीं होंगी, मेंसरिया के अल्टरनेट होंगे या विकल्प होंगे। मेंसरिया का कोई विकल्प आ चुका होगा, विकल्प या अल्टरनेट किसका भाई, मेंसरिया का। अब ऐसे कौन कौन से ऑफेंस हमारे पास आईपीसी के अंदर दिए गए हैं जहां पर मेंसरिया मायने ही नहीं रखती, और ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है जहां पर मेंसरिया के क्या है भाई, अल्टरनेट है। उनको एक एक जानने की अपनी कोशिश करते हैं। पहला ऑफेंस आपने नाम सुना होगा, किडनैपिंग। दूसरा ऑफेंस आपने नाम सुना होगा, अबडक्शन। किडनैपिंग कहां पर डिफाइन है भाई, 359 के अंदर। दूसरा ऑफेंस हमारे पास है अबडक्शन। किडनैपिंग को बोला जाता है व्यपहरण।
अबडक्शन को बोला जाता है अपहरण। लिख देता हूं मैं, व्यपहरण, और इसको बोलते हैं अपहरण। अपने आम भाषा के अंदर किडनैपिंग को अपहरण बोला जाता है। न्यूज़पेपर के अंदर जब न्यूज़ देखते हैं ना तो किडनैपिंग को क्या बोला जाता है, अपहरण बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी लीगल लैंग्वेज के अंदर इसको व्यापहरण बोलते हैं, इसको अपहरण बोलते हैं। किडनैपिंग कहाँ पे डिफाइन है भाई, 352 के अंदर। और तीसरा जो है वार अगेंस्ट द स्टेट, क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध, वार अगेंस्ट द स्टेट 121। तो ये 3 तरह के ऐसे ऑफेंस हैं जहां पर आपका ऑफेंस करने का आशय था या नहीं था, मेंसरिया आपकी थी या नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने किसी का किडनैपिंग कर लिया है, चाहे आपने गलत आशय से किया हो चाहे सही आशय से किया हो, किडनैपिंग कर ली, चाहे आपको उस चीज का नॉलेज था या नहीं था कि मैं किडनैपिंग कर रहा हूं, आप ऑफेंसेबल हो, आपको सजा मिलेगी। इसी तरह से अबडक्शन कर लिया तो आपको सजा मिलेगी। क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे। इसी तरह से यदि आपने वार अगेंस्ट द स्टेट, कोई भी ऐसा काम आपने कर दिया, कोई भी ऐसा काम आपने कर दिया जो राज्य के खिलाफ अपराध हो या राज्य के खिलाफ युद्ध जैसी सिचुएशन का हो, तो वहां पर चाहे आपको वो काम करने का नॉलेज था या नहीं था, उसको काम करने के लिए आपका इंटेंशन था या नहीं था, आप इंटेंशन नहीं, मेंसरिया नहीं होने का फायदा नहीं उठा सकते। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। जब भी आप कोई क्राइम करते हो ना, तो जो क्राइम, जो क्रिमिनल जो होता है, अपराधी जो होता है, अपराधी नहीं को मैं आरोपी कह दूं, जो आरोपी होता है उसका जो वकील होता है ना, वो ये साबित करता है कोर्ट के अंदर जाके कि भाई हो सकता है कि इस व्यक्ति से उसने मान लो ये मान लिया कि हमारे जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट से ऑफेंस हुआ है, ये अपराध हुआ है, ये टास्क हुआ है, लेकिन वो उसको बचाने के लिए ये साबित करता है कि इस व्यक्ति की अपराध करते टाइम ये मेंसरिया थी ही नहीं। यदि वो व्यक्ति ये साबित कर देता है कि इसकी मेंसरिया थी ही नहीं, तो व्यक्ति क्या है, उस अपराध के लिए लाइबल नहीं माना जाता है। और काफी हद तक हम देखेंगे जो हमारे पास जनरल एक्सेप्शन वाले केस हैं उनमें हम देखेंगे उसको क्या होता है। लेकिन वो यदि ये साबित कर देता है तो उस अपराध के लिए लाइबल नहीं माना जाता, दोषी नहीं माना जाता। दूसरी तरफ जो वो पीड़ित पक्ष का जो वकील होता है, एडवोकेट होता है, वो ये साबित करना चाहता है कि इसकी मेंसरिया थी, ये चाहता था ऐसा करना, ठीक है। तो पूरा खेल जो है ना, क्राइम का खेल जो है मेंसरिया पे ही घूमता है। और जब हम एक एक ऑफेंस देखेंगे ना, एक एक ऑफेंस पढ़ेंगे, तो मैं आपको हर ऑफेंस के अंदर बताऊंगा कि ये देखो यहाँ पर मेंसरिया पड़ी है, यहाँ पर मेंसरिया पड़ी है, यहाँ पर मेंसरिया पड़ी है, कौन कौन से एलिमेंट है जिससे हम मेंसरिया को ढूंढ सकते हैं। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा कि हर ऑफेंस के अंदर कहां पर मेंसरिया है। मान लो आपने किडनैपिंग का ऑफेंस किया और आपका वकील ये साबित करना चाहिए कि सर हम किडनैपिंग करना ही नहीं चाहते थे, हमारी मेंसरिया थी ही नहीं, तो भाई ये तो एक ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर मेंसरिया मायने नहीं रखती। तो क्या आप यहां पर यह साबित करके कि हमारी मेंसरिया नहीं थी आप अपराध से बच जाओगे? क्या आप किसी भी सूरत में अपराध से नहीं बचने वाले। क्या आपने राज्य के विरुद्ध अपराध कर दिया, सपोज करो ऐसा कोई आपने काम कर दिया, कहीं पे विस्फोट कर दिया, आपको पता नहीं था और आपने विस्फोट कर दिया, विस्फोट किया, तो क्या आपका वकील ये साबित करके कि सर हमारा विस्फोट करने का आशय नहीं था, मेंसरिया नहीं थी हमारी स्टेट के विरुद्ध वार करने की, क्या आप बच जाओगे? क्या किसी भी सूरत के अंदर नहीं बचोगे। तो ये ऐसे हमारे पास ऑफेंस है जिनके अंदर मेंसरिया हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंसरिया हमारी क्या है भाई, इररिलेवेंट है। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे ऑफेंस है जिनके अंदर मेंसरिया रिलेवेंसी तो होती है मेंसरिया की, लेकिन वहां पे मेंसरिया नहीं होती, मेंसरिया का कोई विकल्प आ जाता है, उसकी जगह कोई दूसरी चीज आ जाती है। वो दूसरी चीज क्या आती है? दो बातें आ जाती है। पहली बात यहां तो आ जाता है रस, RUSH, रस। रस को बोलते हैं उतावलापन। रस को क्या बोला जाता है भाई? उतावलापन। या आ जाता है नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी मतलब लापरवाही से। तो हमारे आईपीसी के अंदर कुल 17 ऐसे ऑफेंस दिए गए हैं। फिर बोल रहा हूं, कुल 17 ऐसे सेक्शन दिए गए हैं, 17 ऐसे ऑफेंस दिए गए हैं जिनके अंदर या तो लिखा होगा उतावलेपन की वजह से ऐसा हो गया, या लिखा होगा नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसा हो गया। यदि आपकी अपोजिट पार्टी का वकील ये साबित कर देता है कि आपने उतावलेपन से, लापरवाही से ऐसा किया है, तो डजंट मैटर कि आप वो ऑफेंस करना चाहते थे या नहीं थे, डजंट मैटर कि आपके अंदर मेंसरिया थी या नहीं थी, आप उस ऑफेंस के लिए क्या होंगे भाई? लाइबल होंगे। वो कौन कौन से ऑफेंस हमारे पास हैं? 17 ऑफेंस कौन कौन से हैं उनको हम एक एक जानने की कोशिश करते हैं कि वे 17 ऑफेंस कौन कौन से हैं जिनके अंदर हम उतावलेपन की वजह से या रस की वजह से क्या होते हैं भाई? लाइबल होते हैं। पहला ऑफेंस, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 17 के 17 ऑफेंस लिखूंगा
और उनकी मैं आपसे रेंज पूछना चाहूंगा। साथ में हमारा रिवीजन भी हो जाएगा कि आप रेंज बता पाते हो या नहीं बता पाते हो, कहाँ कौन सी रेंज से लेके किस रेंज के बीच में आ रहा है या किस चैप्टर के अंदर वो ऑफेंस आ रहा है। यदि आप उतना बता पा रहे हो तो आपका रेंज भी रिकॉल होता जाएगा, आपके सेक्शन भी आपको याद करने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला जो ऑफेंस है वो है सेक्शन 129। कौन सा है भाई? सेक्शन 129। और इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? को जो राज्य के विरुद्ध कैदी है, जो राज्य के विरुद्ध ऑफेंस जो हुआ था उसका जो कैदी है उसका भाग जाना, उसका भाग जाना या लिख दूं उसको भगाना। ध्यान से देखना, राज्य ऐसा कोई कैदी जो राज्य के विरुद्ध ऑफेंस का, पहले देखो 129 है, कौन सा चैप्टर होगा भाई? चैप्टर नंबर 6। रेंज क्या है? 121 से लेके 130 तक। चैप्टर का नाम क्या है? वार अगेंस्ट द स्टेट या ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। राज्य के विरुद्ध कोई भी अगर आपने अपराध किया है तो वो 129 क्या कहता है? ऐसा कोई भी कैदी जिसको आपने कैद कर रखा है, जिसको आपने जेल में डाल रखा है, और जो किस लिए कैद है? इसलिए कैद है कि उसने राज्य के विरुद्ध कोई अपराध किया था, और यदि वो व्यक्ति भाग जाता है, यदि वो व्यक्ति भागेगा तो अपराध किसने किया है? उसने तो किया ही किया है। लेकिन वो भागा क्यों है? वो भागा है लापरवाही की वजह से। किसकी लापरवाही की वजह से? जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से। तो 129 के अंदर जो आरोप लगता है वो किस पे लगता है? अपराधी कौन होता है? जेल प्रशासन। किस चीज का अपराधी होता है? नेग्लिजेंसी का, लापरवाही का। क्या यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर जेल प्रशासन की इच्छा थी क्या उसको भगा दे? जेल प्रशासन ये कह के बच नहीं सकता कि सर हमने उसको जानबूझ के नहीं भगाया। भाई आपकी जिम्मेवारी थी उसको पकड़ के रखने थी, आपकी जिम्मेवारी थी उस पर नजर रखने की। यदि आपकी जिम्मेवारी के बावजूद यदि वो भाग गया है तो क्या माना जाएगा? आपने क्या किया? भाई नेग्लिजेंसी की है। डजंट मैटर कि आपकी मेंसरिया थी या नहीं थी, आप नेग्लिजेंसी वजह से वहां पर क्या हो भाई? अपराधी माने जाओगे। तो पहला हमारे पास ऑफेंस कौन सा है? 129। और 129 क्या कहता है भाई? 129 हमारे पास कहता है राज्य के विरुद्ध जो अपराधी था उसका भाग जाना। डिटेल के अंदर हम बाद में करेंगे उसको। दूसरा जो ऑफेंस हमारे पास है वो है 137। 137 पहले बताओ रेंज कौन सी है? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7। रेंज कौन सी है? 131 से 140। क्या कहता है 137? ये चैप्टर जो है किसके बारे में डील करता है? चैप्टर डील करता है आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, उनके सदस्यों के बारे में किया गया अपराध। 137 कहता है ऐसा कोई भी सैनिक, ऐसा कोई भी आर्मी का पर्सन, ऐसा कोई भी नेवी का पर्सन या एयरफोर्स का पर्सन, ऐसा कोई भी सैनिक जो अपनी आर्मी छोड़ के भाग चुका है, भागा हुआ है, अभित्यजक कहते हैं उसको। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी आर्मी छोड़ के भागा हुआ है, यदि वो किसी जहाज के ऊपर छुपा हुआ है, पानी वाला जहाज जो होता है, जलयान जिसको कहते हैं, सेक्शन नंबर 48 के अंदर इसको डिफाइन किया गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी जलयान के ऊपर छुपा हुआ है, और यदि जलयान के ऊपर छुपा हुआ व्यक्ति दूसरी जगह पर चला जाता है, तो उस जलयान का जो जहाज का जो पायलट है ना, जो चलाने वाला है उस जहाज को, उस जहाज के पायलट के ऊपर लापरवाही का आरोप लगता है 137 के ऊपर। चाहे उस जहाज के कैप्टन को यह पता हो कि वो व्यक्ति मेरे जहाज के ऊपर छुपा हुआ है, चाहे उसको पता हो, चाहे उसको पता नहीं हो, कोई मायने नहीं रखता। आप एक जहाज के कप्तान हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जहाज के ऊपर क्या क्या है। स्पेशल जहाज का लिखा है, ट्रक का नहीं लिखा हुआ, गाड़ी का नहीं लिखा हुआ, कार का नहीं लिखा हुआ, केवल और केवल किसका लिखा हुआ है? वेसल, WESSL, वेसल या जलयान का लिखा हुआ है। तो क्या है 137 के अंदर? 137 में लिखा हुआ है जो भगोड़ा सैनिक, सिंपल भाषा में लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना, जो लीगल लैंग्वेज है उसको बाद में हम पढ़ेंगे, सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। जो भगोड़ा सैनिक है, यदि भगोड़ा सैनिक आपके जलयान में छुपा हुआ है, यदि जलयान में छुपा हुआ है, तो अपराधी किसे माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा उस जलयान के कप्तान को। और उस पर किस चीज का आरोप लगेगा भाई? लापरवाही का आरोप लगेगा। तो ये जहाज को चलाने से पहले ये देखना चाहिए था कि तेरी जहाज के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है या नहीं छुपा हुआ। उसके बाद अगला जो हमारे पास ऑफेंस है वो ऑफेंस है 223। 223 और 223 क्या कहता है? अभिरक्षा से भागना। अभिरक्षा से भागना। देखो 129 के अंदर भी क्या था? अभिरक्षा से भाग जाना, कैद से भाग जाना। 223 के अंदर भी क्या है भाई? अभिरक्षा से भाग जाना। दोनों ही कहते हैं भाग गया। 129 भी क्या कहता है? भाग गया। अपराधी जो था कैदी था वो भाग गया। 223 क्या कहता है? वो भी कहता है कैदी भाग गया। दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि आपको रेंज याद है 129 कहाँ आ रहा है? 129 चैप्टर नंबर 6 के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? राज्य के विरुद्ध अपराध। 223 हमारे पास कहाँ आ रहा है? 223 हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 11 के अंदर आ रहा है, और जहां पे क्या लिखा हुआ है? लोक न्याय के विरुद्ध अपराध या डुप्लीकेसी का अपराध। तो ये जो है ये आम कैदी हमारा है, और ये जो हमारा कौन सा कैदी है? ये वो कैदी है जिसने राज्य के विरुद्ध क्या किया था भाई? ऑफेंस किया था। दोनों ही कैदी भाग रहे हैं। तो यदि यहाँ पे ऐसा कैदी भागा है जिसने स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस किया है, और यहाँ पे ऐसा कैदी भागा है जिसने स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई नॉर्मल ऑफेंस किया है, चाहे वो किसी भी ऑफेंस के अंदर जेल के अंदर था, यदि वो कैदी भी भाग जाता है तो वहां जेल का प्रशासन जो है इसके लिए क्या होता है भाई? लायबल होता है। चैप्टर नंबर 11 है, उसकी रेंज कहां से कहां तक है? 131 से लेकर 229 तक है। जो नेक्स्ट हमारे पास ऑफेंस है, 3 ऑफेंस कर लिए हमने, 1 2 3। अब मैं बात कर रहा हूं ऑफेंस नंबर 4 की। वो हमारे पास है 269, और 269 क्या कहलाता है? संक्रमण फैलाना। स्प्रेड इन्फेक्शन। जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम के अंदर, कोरोना काल के अंदर कुछ लोगों के ऊपर 269 के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। जो 1-2 हीरोइन थी, भाई क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा हूं मैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था कि आपको पता है आपको कोरोना है, या आपको पता है कि आपके पास आपको ऐसी लाइलाज बीमारी है जो यदि ऐसी बीमारी है जो यदि आप पब्लिक के बीच में जाओगे तो आपके संपर्क में आने से वो बीमारी दूसरे लोगों को हो सकती है। वो बीमारी दूसरे लोगों को हो सकती है, चाहे आपकी इंटेंशन हो चाहे आपकी इंटेंशन नहीं हो। इस बात को क्या माना जाएगा? आपकी लापरवाही माना जाएगा, और इसके तहत मुकदमे दर्ज भी किए गए थे। 269 क्या है भाई? क्या है 269? संक्रमण फैलाना। उसके बाद जो मेरे पास ऑफेंस है, ये भाई अपना बोर्ड भर चुका है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहां काटता हूं और यहां मैं लिखने की कोशिश करता हूं आगे आने वाला जो ऑफेंस है। ऑफेंस नंबर हम बात करते हैं ऑफेंस नंबर 5 की। 5वां ऑफेंस हमारे पास कौन सा है? 279 280। 279 280। 279 280 क्या कहता है? 279 कहता है कि रफली से ड्राइविंग करना। आप यदि रोड पे ड्राइविंग कर रहे हो, रफली ड्राइविंग कर रहे हो। और 290 में कहता है कि रफली नेविगेशन करना। यदि आप कोई जहाज चला रहे हो, जलयान चला रहे हो, तो उसकी क्या करना? मैं बोल सकता हूं रस, मतलब कि उतावलेपन से या रफली से क्या कर रहे हो? या तो आप ड्राइविंग कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो भाई? नेविगेशन कर रहे हो। तो उसके बारे में जिक्र कहां पे किया गया है? 279 से लेके 280 के बीच में किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 282, और 282 हमारे पास बात करता है ओवरलोडिंग वेसल की। ध्यान से देखना, आईपीसी के अंदर आपने जहाज को ओवरलोड कर रखा है, उसके बारे में प्रावधान है 282 के अंदर। आपने किसी गाड़ी को ओवरलोड कर रखा है, किसी जीप को ओवरलोड कर रखा है, किसी ट्रक को ओवरलोड कर रखा है, इसके बारे में आईपीसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। रेजिडुअल के अंदर जाता है, 200 रुपए का फाइन लगता है और कुछ नहीं होता। यदि आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के अंदर ओवरलोडिंग वेसल के बारे में, ओवरलोडिंग जलयान के बारे में तो हमें चर्चा की हुई है, ओवरलोडिंग गाड़ियों के बारे में चर्चा नहीं की गई है। लेकिन हाँ, हो सकता है मोटर व्हीकल अधिनियम जो अलग से बने हुए हैं उनके अंदर वो अलग बात है, कोई चलान हमारा कटता हो, लेकिन आईपीसी के अंदर ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। 282 ओवरलोडिंग व्हीकल। उसके बाद यदि बात करते हैं तो नेग्लिजेंस के हमारे पास प्रावधान है 284 से लेके 289 तक, लगातार 6 अपराध है। 284 से लेकर 289 तक जो है लगातार 6 अपराध है। 6 अपराध है, 6 चीजें हैं, उनके अंदर केवल जो एक चीज है वो अलग है, बाकी सजा उनमें सेम है, प्रावधान उनके अंदर सेम है, सब के सब सेम चीज है। 284 के अंदर जिक्र आता है जहर का, मैं लिख देता हूं। 284 के अंदर किसका जिक्र आता है भाई? जहर का। 285 के अंदर जिक्र आता है आग का। 286 के अंदर जिक्र आता है विस्फोट का। 287 के अंदर जिक्र आता है मशीन का। 288 के अंदर आता है जिक्र भवन का, और 299 के अंदर आता है जिक्र भाई जानवर का। तो यदि ये 6 चीजें हैं, जहर की वजह से, आग की वजह से, विस्फोट की वजह से, विस्फोटक की वजह से, मशीन की वजह से, भवन की वजह से और जानवरों की वजह से, इनके मामले में यदि आप लापरवाही करते हो तो आप किसके तहत होंगे भाई? 284 से लेके 289 के बीच में आप क्या होंगे? ठीक है, ये हम देखें, चाहे मैं 269 की बात करूं, 279 की बात करूं, 282 की बात करूं, या 284 से लेकर 289 की बात करूं, ये सारे के सारे हमारे पास एक ही चैप्टर से रिलेटेड है। वो चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 14 था, पब्लिक न्यूसेंस का चैप्टर था। ठीक है,
ध्यान से देखना, यदि आप कोई मशीन के बारे में लापरवाही करते हो या यदि आप कोई भवन के बदले को, हम ये आम खास देखते हैं कि हमारे गांव के अंदर या हमारे शहर के अंदर कुछ ऐसी बिल्डिंग होती है बड़ी ही जर्जर हालात के अंदर होती है। अभी एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन की मूवी थी गुलाबो सिताबो, ये उस मूवी का नाम था। आयुष्मान खुराना अमिताभ बच्चन की मूवी थी गुलाबो सिताबो। उसके अंदर एक बिल्डिंग होती है, हवेली होती है, जिसका नाम होता है फातिमा महल, ये उस बिल्डिंग का नाम होता है। उस बिल्डिंग की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हालत होती है, तो क्या वो बिल्डिंग यदि गिर जाए, उस बिल्डिंग के गिरने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो क्या हम, या हमारे शहर में कोई बिल्डिंग है, तो क्या हम उस बिल्डिंग का जो ओनर है, उस बिल्डिंग का मालिक है, उसके ऊपर हम हत्या का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते। किस चीज़ का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं? भवन के प्रति लापरवाही की गई है, मुकदमा दर्ज क्या होगा? 288 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, तो ये सब मुकदमे क्या है? लापरवाही के। अब यहाँ पे मेंसरिया मैंने नहीं रखती भाई, यहाँ पे लापरवाही है, मतलब लापरवाही थी तो आप क्या हो भाई? ऑफेंडर हो, अपराधी हो। नेक्स्ट जो ऑफेंस हमारे पास है वो हमारे पास है 304A, ये आप सबको पता है, डेथ बाय नेग्लिजेंसी। इसके अंदर तो नाम के अंदर ही आ रहा है डेथ बाय नेग्लिजेंसी। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं डेथ बाय नेग्लिजेंसी 304A, ये कौन सा ऑफेंस है भाई? बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस है। और उसके बाद मेरे पास 336, 337, 338, 336, 337, 338, इसके अंदर लिखा हुआ है नेग्लिजेंसी की वजह से किसी को चोट पहुंचना या नेग्लिजेंसी की वजह से किसी को भाई गंभीर चोट पहुंचना, ग्रीवियस हर्ट पहुंचना, ये सब कुछ हमारे पास कुल मिला के हमारे पास 17 सेक्शन ऐसे बन गए हैं जहां पर मेंसरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंसरिया का कोई विकल्प हमारे पास आ चुका है। विकल्प हमारे पास क्या है? या तो रस है या हमारे पास क्या है? नेग्लिजेंसी है। अब ध्यान से देखना, पूरी आईपीसी के अंदर जितने ऑफेंस है उन सभी ऑफेंस में से हमने ये 17 ये और 3 ये कितने हो गए भाई? 20 ऑफेंस। हमने 20 ऑफेंस ऐसे निकाल लिए हैं जिन 20 ऑफेंस के अंदर मेंसरिया जरूरी नहीं है। एग्जाम के अंदर मान लो क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर मेंसरिया जरूरी नहीं है, तो इन्हें 20 में से कुछ लिख दिया होगा ना। तो क्या हम इन 20 चैप्टर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इनको हम एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रख सकते? कोई नुकसान है क्या? अरे फायदा ही होगा ना। यदि हमारे क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन के अंदर हमें पता होगा, हमने एक जगह में सबको इकट्ठा पढ़ लिया, 129, 137, 223, 269, 285, 279, 280, 282, अगर हमने एक जगह पे इन सबको पढ़ लिया तो हमारा जो क्वेश्चन आ गया बी नेग्लिजेंसी, ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसके अंदर मेंसरिया मायने नहीं रखती, तो मेंसोर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? अब एक आप पूरी आईपीसी को जब पढ़ रहे हो, जहां पे आपने 129 को पढ़ा वहां पर आप 129 को याद कर रहे हो, जहां पर 223 को पढ़ा वहां पे 223 को याद कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा पूरी आईपीसी कंप्लीट करने के बाद कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंस थे जहां पर मेंसरिया रिक्वायर्ड नहीं थी। आज आपका एक टास्क होगा कि जो मैंने यहाँ पे 20 लिखे हैं, सेक्शन लिखे हैं, आप वीडियो खत्म होने के बाद इन 20 सेक्शन को पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और इन 20 सेक्शन को पढ़ने के बाद आप अपने लेवल पे ये जानने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर इनके अंदर मेंसरिया है या मेंसरिया नहीं है। आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, और आप पाओगे कि यहाँ पर मेंसरिया जैसा जिक्र नहीं है। अब आप कहोगे सर आप मुझे हमें कह रहे हो कि मेंसरिया है या नहीं है, मेंसरिया है या नहीं है, ये आप अपने लेवल पे देखोगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेंसरिया है या नहीं है? तो मेंसरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड होते हैं हमारे पास, कुछ स्पेसिफिक शब्द ऐसे हैं, यदि वो शब्द वहाँ पर दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं कि मेंसरिया है या मेंसरिया नहीं है। पहला शब्द जिस शब्द से हमें मेंसरिया का पता चलता है वो है डिसऑनेस्टली। पहला शब्द कौन सा है भाई? डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। यदि कहीं पे किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है बेईमानी से, तो समझ लो बेईमानी क्या है? उसकी मेंसरिया है, दुराशय है यहाँ पर उसका। दूसरा वर्ड लिखा होता है फ्रॉडुलेंटली, कपटता पूर्वक। यदि कहीं पर कपटता पूर्वक लिखा हुआ है, फ्रॉडुलेंटली लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि वहां पे क्या है? मेंसरिया है। तीसरा शब्द लिखा होता है इंटेंशनली, आशय से। और चौथा शब्द लिखा होता है वॉलेंटरली, स्वेच्छा से। यदि ये चार शब्द, इन चार शब्द इनके जैसे एक आधा कोई और शब्द हो सकता है, यदि ऐसे शब्द डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, फ्रॉडुलेंटली, कपटता से, इंटेंशनली, आशय से, या क्या होगा भाई? वॉलेंटरली, स्वेच्छा से, ऐसे शब्द लिखे गए हैं तो वहां पर मेंसरिया है। यदि ऐसे शब्द नहीं लिखे गए तो वहां पर मेंसरिया नहीं है। और इन सेक्शन को आप पढ़ के देखना, यहां पर मेंसरिया नहीं होगी।
एक तो आपका टास्क ये है कि आपने इन सभी सेक्शन को एक बार पढ़ना है और अपने लेवल पे जांचना है कि इनमें मेंसरिया है या नहीं है। दूसरा आपका टास्क ये रहेगा कि आज जहां जहां पर आईपीसी के अंदर ये ऑफेंस है ना, मान लो सेक्शन 359 के ऊपर आप गए तो वहां पर उस सेक्शन के सामने जहां पे नंबर लिखा हुआ है ना, वहां पर आप लिख देना छोटा सा नोट, नो मेंसरिया। इसी तरह से यहाँ पे लिख देना नो मेंसरिया, यहाँ पर लिख देना। इन 20 के आगे आप लिख देना नो मेंसरिया, क्योंकि जब आप ये सेक्शन पढ़ने लगोगे, हम रूटीन के अंदर या पूरी जब आईपीसी डील में करेंगे, तब जब ये सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन को देखते ही याद आ जाएगा कि ये सेक्शन मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, ये सेक्शन वहाँ पे पढ़ा था जहाँ मेंसरिया हम पढ़ रहे थे और इसमें मेंसरिया की जरूरत नहीं होती है। उस टाइम जब आप पढ़ रहे होंगे वो आपका रिविजन टाइम होगा। सेक्शन याद किससे नहीं होगा, वे सेक्शन याद होगा, नंबर कट के तो दिखाए। तो ये तो हमने डील किया है किसके बारे में, मेंसरिया के बारे में। शायद आपने उतार लिया होगा ये सब कुछ, यदि आपने नहीं उतारा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अब देखिएगा, हम ऑफेंस की अगली स्टेज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमने क्या देखा है, हम कर क्या रहे हैं भाई, एलिमेंट ऑफ क्राइम कर रहे हैं, और एलिमेंट ऑफ क्राइम करने इसके लिए हम जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ रहा है वहाँ वहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा पढ़ाने का एक मेथड है ना, मेरे पढ़ाने के मेथड के अंदर एक गलत बात है। क्या गलत बात है? मेरे पढ़ाने के मेथड के अंदर ये गलत बात है कि मैं कुछ पढ़ाता हुआ कहीं का कहीं चला जाता हूँ। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात क्या है, मैं वापस लौट के वहाँ पर जरूर आता हूँ। तो हमने इतना कुछ किया और वापस लौट के हम वहीं पर आगे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर खुआए, तो लौट के हम वापस यहीं पर आ चुके हैं। हम उसी अपने टॉपिक के ऊपर हमने पहला स्टेज जो है वो देख लिया। पहला स्टेज हमारे पास क्या है भाई, मेंसरिया है। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरी स्टेज की तरफ। जो हमारा दूसरा स्टेज है वो क्या होता है, जब आपकी इंटेंशन, आपकी मेंसरिया इस कदर हो चुकी है कि अब आप अपराध करोगे ही करोगे, तब आप उस अपराध की क्या करते हो, तैयारी करते हो। तो दूसरी स्टेज हमारे पास होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कह दूं या हिंदी में क्या कह दूं भाई, अपराध की आप तैयारी करते हो। तैयारी के अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे आप ऑफेंस करने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहे हो, वो भी आपकी तैयारी का हिस्सा है। चाहे आप तैयारी के लिए जो मान लो आप जो अपने हथियार खरीदा है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, उसको चलाने की प्रैक्टिस करते हो, निशाना साधने की कोशिश करते हो। चाहे आप उस व्यक्ति को जिस पे आपने ऑफेंस करना है, जिस पे आपने उस हथियार का यूज करना है, उसकी आप रेकी करते हो। ये सब कुछ जो प्रोसेस है ना, वो आपकी किसके अंदर आता है, वे शामिल आता है तैयारी के अंदर। तैयारी जो है ये भी जनरली पनिशेबल नहीं होती है। भी सामान्यतः केवल तैयारी करना, मेयर प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं होता। क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी हमारे पास ऑफेंस नहीं मिलेगा आपको जहां पर सामान्यतः तैयारी करना क्या हो भाई, पनिशेबल हो। लेकिन स्पेशल 3 ऑफेंस हमारे पास ऐसे हैं जहां पर यदि उन ऑफेंस को करने की आप तैयारी भी करते हो ना, तो भी वो क्या आपके लिए पनिशेबल है। कौन कौन से ऑफेंस है, देखो क्या लिखा तैयारी का, मैंने क्या बताया, तैयारी जो है जनरली नॉट पनिशेबल, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, हर जगह एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। जैसे मेंसरिया में हमने देखे, वैसे यहाँ पे हैं एक्सेप्शन हमारे पास है कि 3 ऐसे एक्ट हैं जहाँ पर तैयारी हमारे लिए क्या है भाई, पनिशेबल है। तो कौन कौन से एक्ट हैं, पहला एक्ट हमारे पास है वार अगेंस्ट स्टेट। देखो, राज्य के विरुद्ध अपराध किसी भी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जा सकता। न वो अपराध चाहे उसके अंदर मेंसरिया थी या नहीं थी तब आपको बख्शा गया है, न ही उस अपराध की तैयारी आपको बख्शी गई है। तो पहला क्या है भाई, वार अगेंस्ट स्टेट। यदि आप राज्य के विरुद्ध अपराध करने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी मेंसरिया है या नहीं है मायने नहीं रखती। अपराध कौन सा है भाई, ये आप पढ़ चुके हैं, कई बार हमने पढ़ लिया। दूसरा अपराध है डकैती। अभी हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से हमने देखा था हमने, डकैती, पान सिंह तोमर या गब्बर सिंह। डकैती जो है, डकैती की यदि आप तैयारी भी कर रहे हो ना, डकैती की यदि आप तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप क्या हो भाई, पनिशेबल हो। और तीसरा जो ऑफेंस है, इसके अंदर एक नया ऑफेंस आ जाता है, वो है कॉइन डुप्लीकेसी। कॉइन डुप्लीकेसी, नकली सिक्के छापना, या आज की टाइम में यदि हम बात करें भाई
नकली नोट छापना यदि है, तो उनकी यदि आप तैयारी भी कर रहे हो, यदि आप ऐसी मशीन घर पे लेके आए हो जिससे आप नकली सिक्के छापना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए क्या है भाई, केवल उस चीज़ की तैयारी करना आपके लिए प्रिंसिपल है। चाहे आपने अभी नकली सिक्के जो छापे ही नहीं है, चाहे अभी आपने डकैती की ही नहीं है, चाहे अभी आपने राज्य के विरुद्ध अपराध किया ही नहीं है, मतलब कि एक आतंकवादी जो है, एक आतंकवादी तैयारी कर रहा है आतंकवादी घटना को अंजाम देने की, चाहे उसने अभी तक वो घटना को अंजाम नहीं दिया है, वो केवल तैयारी कर रहा था, उसको पकड़ा जा सकता है, केवल संदेह के आधार पर पकड़ा जा सकता है, उसको क्या हो सकती है भाई, सजा हो सकती है। इन 3 स्टेज के अलावा कोई भी ऐसा हमारे पास ऑफेंस नहीं है जहां पर केवल और केवल तैयारी जो है वो क्या हो भाई, पनिशेबल हो। अब आपने क्या किया, तैयारी कर ली, पूरी तैयारी कर ली, अब आप अपनी घटना को क्या दोगे भाई, अंजाम दोगे। घटना को आपने अंजाम दे दिया, आपने सोचा था उस व्यक्ति को मैंने मारना है, आपने कैसे सोचा था, आप एक बंदूक लेके आए थे और आपने सोचा था कि मैं बंदूक उड़ा दूंगा उस व्यक्ति को, आपने उस व्यक्ति पे निशाना साधा, आपने उस व्यक्ति को बंदूक मार दी, गोली मार दी, ठीक है, ट्रिगर दबा दिया, आपने क्या कर दिया भाई, गोली मार दी। सपोज करो आपने गोली मारी है, वो गोली उस व्यक्ति को जाके लगी ही नहीं, उसके साइड से निकल गई, हो सकता है ना, संभावना तो है, पॉसिबिलिटी है। आपने निशाना मार दिया, निशाना उस व्यक्ति को लगा ही नहीं, आपका निशाना क्या हो गया भाई, चूक गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि निशाना आपका चूका नहीं, उस व्यक्ति को गोली लगी, वो गोली उसके पैर में लग गई, गोली उसके हाथ में लग गई, या गोली ऐसी जगह पे लग गई जिससे उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो व्यक्ति मरने से बच गया। आप उसको मारना चाहते थे, वो मरा नहीं, मरने से वो क्या हो गया, बच गया। जो आप काम करना चाहते थे वो काम नहीं हुआ, आप कोशिश कर चुके हो, वो काम नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं हम अटेम्प्ट। क्या कहते हैं भाई, अटेम्प्ट या प्रयास। तो तीसरा स्टेज हमारे पास कौन सी है, तीसरी स्टेज हमारे पास आती है अटेम्प्ट या प्रयास की स्टेज। और तीसरी स्टेज के बाद चौथी स्टेज तो आपको पता है, यदि अटेम्प्ट हो चुका है, वो व्यक्ति जिसको मारा था आपने, वो व्यक्ति मर गया, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, ऑफेंस कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑफेंस कहेंगे। ध्यान से देखना, अब इनके अंदर हमें समझने की जरूरत है भी कब तक आपका जो काम है प्रिपरेशन के अंदर रहेगा, कब आपका काम प्रिपरेशन से हट के अटेम्प्ट के अंदर जाएगा, और कब आपका काम अटेम्प्ट से हट के कहाँ जाएगा भाई, ऑफेंस के अंदर जाएगा। यदि पहले पनिशमेंट की यदि हम बात कर लेते हैं, पहले पनिशमेंट की बात कर लें। ऑफेंस जो है, आपको पता है, आपने ऑफेंस कर दिया, किसी भी तरह का अपराध आपने कर दिया है, तो आपको सजा मिलेगी मिलेगी। डेफिनेटली ऑफेंस क्या होता है भाई, पनिशेबल होता है। अटेम्प्ट की यदि बात करता हूं तो 100% ऐसा कोई भी हमारे पास अपराध नहीं है जिसका अटेम्प्ट हमारे लिए पनिशेबल नहीं हो, तो हर सूरत के अंदर अटेम्प्ट भी हमारे पास क्या होता है भाई, पनिशेबल होता है। लेकिन अटेम्प्ट को हमने 2 पार्ट के अंदर बांटा गया है। आईपीसी ने 2 तरह के अटेम्प्ट माने हैं, एक तो माना है आईपीसी ने स्पेसिफिक अटेम्प्ट, और दूसरा आईपीसी ने माना है रेजिडुअल ऑफेंस। आप जब मैं रेंज आपको बता रहा था, तो रेंज में मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 23, और चैप्टर नंबर 23 में जो सेक्शन था, केवल एकमात्र सेक्शन था, सेक्शन नंबर 511, और उस चैप्टर के अंदर या उस सेक्शन के अंदर हमने क्या देखा था, केवल अटेम्प्ट के बारे में बात करता था। 511 में क्या लिखा हुआ है, यदि ऐसा कोई अपराध जिसके अटेम्प्ट की सजा का प्रावधान आईपीसी के किसी अन्य सेक्शन के अंदर नहीं किया गया है, तो उसको सजा कैसे मिलेगी भाई, 511 के तहत मिलेगी। इसका मतलब क्या है, कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिनके प्रयास का जो है, या जिनके अटेम्प्ट का जो है सजा का प्रावधान आईपीसी ने खुद किया हुआ है, तो ऐसी जो सजाएं हैं उनको मैंने क्या माना, स्पेसिफिक। जैसे आप यदि आईपीसी के अंदर पढ़ोगे 307, 308, 309, ये वो सेक्शन हमारे पास हैं जिनके अंदर भाई आईपीसी ने खुद लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो जिनके अटेम्प्ट का स्पेशल सजा का प्रावधान कर दिया गया है वो हमारे पास स्पेसिफिक अटेम्प्ट हो गए, और जिनकी सजा का प्रावधान नहीं किया वो हमारे पास के कॉमन अटेम्प्ट हो गए। उनकी सजा का प्रावधान कहाँ किया गया, 511 के अंदर। ये आपके लिए आज एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है, ध्यान से देखना। यदि आप सीरियस हो तो आपको ये आधा 1 घंटा लगा के सारे होमवर्क करने हैं, बड़ी आसानी से होमवर्क हो जाएंगे भाई। होमवर्क आपका ये है कि आपने चेक करना है कि पूरी आईपीसी के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है जिनके अटेम्प्ट के बारे में स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। अब आप कहोगे सर हम चेक कैसे करें कि आप 1 से लेकर 511 के पूरे सेक्शन हम पढ़ें जी। यदि पूरे के पूरे सेक्शन पढ़े तो सर 5-6 घंटे लग जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। आप सबके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है, आप नेट से पीडीएफ डाउनलोड करना आईपीसी की पीडीएफ जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, उसको ओपन करोगे तो एक सर्च का बटन आता है, ऐसा लेंस बना होता है, आपने देखा होगा। सर्च बटन पे आप क्लिक करना और वहां पे आप लिख देना अटेम्प्ट।
जैसे ही आप ये वर्ड लिखोगे, इसको सर्च करोगे, तो पूरी आईपीसी के अंदर जहां जहां पर अटेम्प्ट नाम का वर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा, और जिन जिन सेक्शन के अंदर ये अटेम्प्ट वर्ड आता है उन सेक्शन की आप एक लिस्ट बना लो, और उस लिस्ट को क्या करना, अपने बेयर एक्ट के अंदर जहां पर अटेम्प्ट नाम का या 511 नाम का जो सेक्शन है उस 511 सेक्शन के पास में उसको चिपका देना, ताकि आपको ये याद रहे कि इन सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है भाई, जनरल प्रोविजन है, 511 का प्रोविजन आएगा, और ये जो सेक्शन है हमारे पास यहाँ पर स्पेशल अटेम्प्ट का प्रोविजन होगा। आप कर लोगे बहुत अच्छी बात है, वरना कल तो मैं आपको रेडीमेड सौदा दे दूंगा, लेकिन रेडीमेड मिले उससे पहले जो अपनी खुद की मेहनत होती है ना, उसका मजा ही कुछ और आता है। कामयाबी आपको खुद की मेहनत से ही मिलती है, टीचर आपको एक रास्ता बता देता है कि ऐसा आप करो। इसका फायदा क्या होगा, सर हम ऐसा क्यों करें, क्यों करें भाई, नहीं करो। इसका फायदा हमें क्या होगा, जब हम जजमेंट राइटिंग में क्वेश्चन लिख रहे होंगे, आएगा भाई जजमेंट राइटिंग क्वेश्चन आएगा हमें, जजमेंट राइटिंग में जब हम क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो वहां पे अटेम्प्ट का मान लो कोई क्वेश्चन आया कि इसके ऊपर हम चार्ज लगाया, हमने किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट का हमने चार्ज लगाया, तो हमारे माइंड के अंदर ये बात ख्याल में ही नहीं आती कि भाई इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है या इसके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं है। तो यदि हमने एक जगह पे 5, 7, 10 जितने भी ऑफेंस है उनको एक जगह पे लिख रखा है ना, और उनको एक साथ यदि याद कर रखा है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे, हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्राइक हो जाएगा कि यार अटेम्प्ट के स्पेशल प्रोविजन तो केवल इन के अंदर थे, इनके अलावा किसी के अंदर स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तो उनको किस में डाल दो भाई, 511 के अकॉर्डिंग सजा दे दो, वरना आप सजा किसके अकॉर्डिंग देते फिरोगे भाई, स्पेशल प्रोविजन ढूंढते फिरोगे, अपने हिसाब से सजा दे दोगे, या 511 के तहत सजा दे दोगे, उसका क्या दे रखा होगा भाई, स्पेशल प्रोविजन दे रखा होगा, आपने सब कुछ अच्छा लिखा है, आप नंबर कम लेके आ जाओगे बिना वजह। तो हमने थोड़ा सा क्या करना है भाई, स्मार्ट टेक्निक का यूज करना है, अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है, इस तरह से मुकम्मल कर देना है कि क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछे तो सही और नंबर काट के दिखाए। हम अपनी तैयारी को इस तरह से करने वाले हैं। तो अपने हम क्या कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था प्रिपेयर स्टेज के ऊपर, और अटेम्प्ट जो स्टेज है इसको भाई मैं डिलीट कर रहा हूं एक बार के लिए। प्रिपेयर की जो स्टेज है हमारी, और दूसरी हमारी प्रिपरेशन की स्टेज जो है, और अटेम्प्ट की स्टेज जो है, और ऑफेंस की जो स्टेज है, इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट क्या करें, हम कहाँ तक कह दें कि यहाँ तक प्रिपरेशन थी, यहाँ आपका अटेम्प्ट हुआ और यहाँ आपका क्या हो गया, ऑफेंस हो गया। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल देख रहा हूँ। आपने सोचा है कि X पर्सन को मारना है, आपने सोचा कि X पर्सन को मारना है, आपने उसको मारने के लिए जो कुछ भी करना था वो कर लिया, हथियार ले आए, जो कुछ करना था वो कर लिया, और आप उसको मारने के लिए आपने बंदूक को उस पर तान लिया। सपोज करो मैंने उसके ऊपर ये बंदूक है और मैंने उसके ऊपर तान रखी है, मेरा काम था उसको मैंने मारना, मेरा काम क्या था, मैंने उसको मारना। क्या मैंने उसको बंदूक को ताना, उसे वो व्यक्ति मर सकता है क्या, नहीं। क्या मैंने उसको ट्रिगर के ऊपर हाथ रख दिया, क्या वो व्यक्ति मर सकता है क्या, नहीं। वो व्यक्ति कब मर सकता है, वो व्यक्ति मर सकता है जब मैं ट्रिगर को दबा दूंगा और गोली बाहर निकल जाएगी। उस व्यक्ति को मारने के लिए मुझे कम से कम क्या करना पड़ेगा, ट्रिगर को दबाना ही पड़ेगा। वो अलग बात है ट्रिगर को दबाने के बाद क्या होता है, वो मरता है कि नहीं मरता, लेकिन ट्रिगर को दबाना पड़ेगा। जब तक मैं ट्रिगर को नहीं दबाऊंगा जब तक उस व्यक्ति के मरने की संभावना है ही नहीं। जो मैं टास्क करना चाहता था वो टास्क पूरे होने की संभावना 0 है। तो जब तक ऐसी संभावनाएं बनी हुई है कि मैंने उस टास्क को नहीं किया, या दूसरा सिंपल भाषा के अंदर समझो, जब तक ऐसी संभावना है कि मैं यू टर्न ले सकता हूं, मैंने उसके ऊपर घोड़ा दबा रखा है, उसके मैंने ऊपर मैंने क्या, मेरा जो पिस्तौल है वो रख रखा है, क्या पिस्तौल को उसके कनपट्टी के ऊपर रखने से मर गया क्या, मैं अभी तक मेरे पास संभावनाएं हैं कि मैं अपना माइंड चेंज कर सकता हूं। मैंने ट्रिगर के ऊपर हाथ रख लिया तो भी संभावना है कि मैं माइंड अपना चेंज कर सकता हूं, यू टर्न ले सकता हूं, मेरा विचार बदल गया, मैंने यू टर्न ले लिया। क्या घोड़े को ट्रिगर को दबाने के बाद मेरे मन के अंदर विचार बदल भी गया, यार ऑफेंस नहीं करना, तो क्या मैं यू टर्न ले सकता हूं क्या? ट्रिगर को दबाने से पहले कंडीशन मेरे हाथ में थी, ट्रिगर को दबाने के बाद कंडीशन जो है टाइम के हाथ में चली गई, उस गोली के हाथ में चली गई, निशाने के हाथ में चली गई, क्या होता है? तो जब तक संभावना है कि मैं यू टर्न ले सकता हूं ना, तब तक वो मेरे पास क्या है भाई, प्रिपरेशन है। लिख लो आप, जब तक यू टर्न पॉसिबल है ना, यू टर्न यदि पॉसिबल है तो हमारी प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट नहीं है। और जैसे ही यू टर्न पॉसिबल नहीं है, यहां पर यू टर्न आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका क्या है भाई, अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बात है अटेम्प्ट के अंदर और ऑफेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। आपने निशाना लगाया, अटेम्प्ट में मैं आपको बता रहा हूं, आपने निशाना लगाया, ठीक है, ये आपका एक्ट था, ये आपका एक्ट था। क्या एक्ट किया भाई आपने, निशाना लगा दिया। निशाना लगाने के बाद सपोज करो आपका निशाना चूक गया,
भाई सिंपल भाषा के अंदर बता रहा हूँ, ये एग्जाम में मत लिख देना, ठीक है ना। सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका निशाना क्या हो गया भाई, चूक गया। आपने निशाना तो लगाया था, आपका निशाना क्या हो गया, चूक गया। या निशाना सही लगा लेकिन जो आप इफेक्ट क्रिएट करना चाहते थे वो इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ, प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ। या तो आपका निशाना चूक गया, या क्या भाई, या लिख रहा हूं मैं और लिख रहा हूं, या प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ। दोनों ही बातें, दोनों में से कुछ एक हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, आपका ऑफेंस नहीं हुआ, क्या है, अटेम्प्ट है। लेकिन ये दूसरी तरफ आपने एक्ट किया और एक्ट के करने से क्या हुआ भाई, आपने एक्ट किया और एक्ट के करने से निशाना लग गया। क्या हो गया भाई, निशाना लग गया। न केवल निशाना लगा, यहां पर प्लस लिख रहा हूं मैं, न केवल निशाना लगा, साथ ही साथ जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे आप, उस व्यक्ति को मारना चाहते थे, वो व्यक्ति मर गया, प्रभाव उत्पन्न हो गया। यहाँ पे मैंने और लिखा है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है या एंड लिखा है, तब उसको हम क्या कहेंगे भाई, ऑफेंस कहेंगे। तब उसको क्या कहेंगे, ऑफेंस। निशाना भी लगा और वो व्यक्ति मरा भी, तो क्या हो गया, ऑफेंस हो गया। तो किसी भी अपराध को करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप जरूरी है। पहला स्टेप हमारा मेंस रिया है, दूसरा हमारा प्रिपरेशन है, तीसरा हमारा अटेम्प्ट है, चौथा हमारा ऑफेंस है। हमारी मेंस रिया की बात करें, मेंस रिया जनरली प्रिंसिपल नहीं होती है। प्रिंसिपल कब होती है, अकेली मेरे पास है, प्रिंसिपल नहीं है, किसी के साथ शेयर कर दी प्रिंसिपल हो जाएगी। प्रिपरेशन की यदि बात करूं, जनरली प्रिंसिपल नहीं होती है। प्रिंसिपल कब होती है, केवल 3 कंडीशन हमारे पास ऐसी थी जहां पर हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास क्या हो सकती है, प्रिंसिपल हो सकती है। पहली हमारे पास स्टेज थी राज्य के खिलाफ अपराध, राज्य के खिलाफ हमारे पास युद्ध, वार अगेंस्ट द स्टेट। दूसरी हमारे पास स्टेज थी डकैती, और तीसरी स्टेज हमारे पास क्या थी, बिटकॉइन डुप्लीकेसी। उसके बाद हमने देखा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या था, हमें निशाना लगाया, निशाना चूक गया, उस व्यक्ति के पास पहुंचा नहीं, हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ हमने अटेम्प्ट तो कर चुका, जो अपराध करना चाहते थे वो काम हमने अपराध कर दिया है, तो अटेम्प्ट हमारे पास 100% प्रिंसिपल होगा। डिपेंड करता है 511 में सजा मिलेगी, उसके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमारे पास चौथी स्टेज हमारे और आखिरी स्टेज हमारे पास क्या है भाई, ऑफेंस है, और ऑफेंस हमारे पास 100% क्या होगा भाई, प्रिंसिपल होगा। ये था हमारा आज का सेक्शन जिसमें हमने डील किया एलिमेंट ऑफ क्राइम। एक बात बताना भाई, मजा आया या नहीं आया। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, यदि आप में ऐसा लग रहा हो कि इसकी जरूरत केवल मुझे नहीं मेरे साथियों को भी है, उनको भी अच्छी तैयारी की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे हम मिलेंगे कल हम डील करेंगे आईपीसी के एक नए एस्पेक्ट को। तब तक के लिए थैंक यू।